हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप इस टाइम पर अपने नीट के स्कोर को मैक्सिमाइज करने पर ध्यान दे रहे हैं और बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं फिजिक्स के फुल लेंथ टेस्ट नंबर 3 का सॉल्यूशन। इस टेस्ट में हमने पूरा का पूरा सिलेबस अपना एक कंसीडर किया है जिसका हम सॉल्यूशन देखेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द डायमेंशन ऑफ ml-1 t-2। किसकी बेमा ml-1 t-2 है और हमें चार अलग अलग क्वांटिटीज देके रखी हैं। चलिए इन्हें जरा कंसीडर करते हैं। सबसे पहले हमें देके रखा है टॉर्क। टॉर्क का फॉर्मूला हो जाता है आपके पास R क्रॉस F। अगर हम इसको डायमेंशन या बेमा के रूप में देखें तो हमें क्या मिलेगा, L इंटू ml-t-2। मतलब इसकी जो डायमेंशन आ जाएगी वो क्या मिलेगी मुझे, वो मिलेगी ml2t-2, जो कि अपने गिवन ऑप्शन, अपना गिवन ऑप्शन क्या है, गिवन ऑप्शन है ml-1 t-2, इससे मैच नहीं करती है। इसी तरह से अगर मैं सेकेंड क्वांटिटी देखूं तो क्वांटिटी नंबर 2 मेरे पास है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ। ये हो गया आपके पास ml-t-2 फोर्स और लेंथ है आपके पास L। तो जो नेट डायमेंशन आ जाएगी वो आएगी mt-2, जो अगेन मैच नहीं कर रही है। देन वील मूव ऑन टू द थर्ड। थर्ड में मेरे पास है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी के लिए कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हम लोग स्टोक्स लॉ प्रेफर करते हैं। यहां से ईटा आ जाएगा आपके पास F/RV। F हो गया आपके पास ml-t-2, R है लेंथ, मतलब एक तरह से रेडियस है जिसे हम लेंथ में कंसीडर करते हैं, और वेलोसिटी है आपके पास L-t-1। अगर मैं इसे कंप्लीट सॉल्व करूं तो ये क्या मिल जाने वाला है मुझे, देखिए ध्यान से। ऊपर है m, नीचे से एक l ऊपर जाएगा, l पावर -1, और ये t पावर -1 ऊपर गया तो प्लस हो गया। तो आपकी जो नेट डायमेंशन आ गई वो आ गई ml-1 t-1। तीनों की तीनों क्वांटिटी के डायमेंशन अभी तक मैच नहीं हुए हैं। सो लेट अस गो टू नंबर 4। क्वांटिटी नंबर 4 हमसे कहता है स्ट्रेस। अब स्ट्रेस जो है या प्रतिबल जो है, इसके लिए अपने पास फॉर्मूला होता है F/A, फोर्स अपॉन एरिया, बल बटे क्षेत्रफल। तो F के लिए मैं लिखूंगा ml-t-2, A के लिए मैं लिखूंगा L2। तो इसको सॉल्व करने पर मुझे क्या मिलने वाला है, m, देखिए l पावर 1, नीचे से 2 गया तो माइनस हो गया, तो ml-1 t-2। मतलब जो करेक्ट डायमेंशन आया है ml-1 t-2, जो हमें गिवन था उससे मैच करने वाला जो डायमेंशन है वो किससे मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी, प्रतिबल। नेक्स्ट, 3 blocks are connected as shown on a horizontal frictionless table and pulled to the right with a force T3 equal to 60 Newton. T3 is equal to 60 Newton. Okay. If M1 equal to 10 kilogram, M1 दे दिया है 10 kilogram, M2 equal to 20 kilogram and M3 is equal to 30 kilogram, then find the tension T2. Okay. हमें ये टेंशन फाइंड करना है T2 की वैल्यू। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को करने का जो सबसे फास्ट मेथड है वो मेथड आपसे क्या कहता है, 2 स्टेप का प्रोसेस है। पहले तो आप एक्सीलरेशन कैलकुलेट करिए। एक्सीलरेशन क्या है, नेट फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास। अब इस पर फोर्स अगर हम डायरेक्शनल देखें तो देखो, एक तो mg और r ऐसे भी लग रहे होंगे, mg सबका, mg और r हमें कंसीडर नहीं करने। रीजन, क्योंकि मोशन हमें ऊपर नीचे डायरेक्शन में दिख ही नहीं रहा है। मोशन किस साइड दिख रहा है, राइट साइड। तो अगर मुझे राइट साइड मोशन दिख रहा है तो मैं क्या लिखूं, टोटल फोर्स। यहां पर नेट फोर्स है 60 न्यूटन का, और टोटल मास अगर मैं देखूं तो 10 प्लस 20 30 प्लस 30 60। So this should be 60 upon 60,
मतलब जो एक्सेलरेशन आ गया वो आ गया 1 यूनिट होगी इसकी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां तक की बात ठीक है, एक्सेलरेशन आ गया। अब इसके बाद क्या कहता है अपना लॉजिक कि जिस डायरेक्शन में मोशन दिख रहा है, पुलिंग या पुशिंग हो रही है, उसको आप कंसीडर करिए। तो देखो T3 ये तीनों ब्लॉक को खींच रहा होगा, T2 ये इन दोनों ब्लॉक को खींच रहा होगा। तो मैं T2 क्या लिख सकता हूं, T2 में लिख सकता हूं पुल्ड मास। अगर पुशिंग हो रही होती तो इसको हम पुश्ड मास कर देते, और ये नेट एक्सेलरेशन कितना प्रोवाइड कर रहा होगा, एक इक्वल। तो पुल्ड मास कितना है T2 के लिए, T3 के लिए नहीं, T2 के लिए। T2 के लिए ये दोनों हो गए पुल्ड मास, मतलब 20 + 10, और इसको एक्सेलरेशन कितना दे रहा है ये 1। सो द टोटल आंसर शुड बी 30 × 1 मींस 30 न्यूटन। तो जो T2 है वो आपका 30 न्यूटन आना चाहिए, विच इज ऑप्शन नंबर सी। क्लियर सो फार? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। A car is traveling with linear velocity v on a circular road of radius r. If it is increasing its speed at the rate of a meter per second square, then the resultant acceleration will be। एक कार रैखिक वेग v से r त्रिज्या के वृत्ताकार सड़क पर चल रही है, तो हम जल्दी से एक वृत्तीय मार्ग बना लेते हैं यहां पर, और इस पर एक कार चला देते हैं। मान लीजिए कार यहां पर है, तो इसका लीनियर वेलोसिटी रैखिक वेग v है, ठीक है। और इसकी जो चाल परिवर्तित हो रही है ना, यानी जो चेंज इन स्पीड या चेंज इन वेलोसिटी हम इसको बोल सकते हैं अभी, वो हमें देके रखा है a पर सेकेंड। सो बेसिकली क्या मैं इसको ये नहीं कह सकता कि आपकी जो स्पीड है उसके दो अलग अलग पैरामीटर हो गए। एक तो देखो सर्कुलर मोशन है, सर्कुलर मोशन है तो सेंटर की तरफ एक एक्सेलरेशन आएगा किसी भी पॉइंट इन टाइम पर, जिसे अपन क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल, है ना, अभिकेंद्रीय त्वरण। और इसकी वैल्यू कितनी होगी, v²/r। अगर यहां पर v वेलोसिटी है, v स्पीड है, तो बोलते हैं ये, अच्छा रेडियस r हमें गिवन है तो हमने इसको क्या लिख लिया, v²/r। दूसरा ये कह रहा है चाल इसकी बढ़ रही है ना, इसकी चाल नियत नहीं है, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं हुआ, ये कैसा हो गया, ये हो गया नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो भाई अगर चाल बदल रही है तो क्या इसके ऊपर एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी आएगा, स्पर्श रेखीय त्वरण भी आएगा, बिल्कुल आएगा। और स्पर्श रेखीय त्वरण का मान किसके बराबर होगा, a के बराबर। और इसकी दिशा कैसी होगी, क्लियर सी बात है, इसकी दिशा स्पर्श रेखीय होगी। तो अब देखिए दो त्वरण आ गए, एक AC एक AT, दोनों कैसे हैं, परस्पर लंबवत है ना, दो एक्सेलरेशन है, दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो नेट रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, नेट रिजल्टेंट आएगा √ऑफ AC² + AT²। AC² मतलब v²/r होल स्क्वायर्ड, और AT² की वैल्यू हमें a गिवन है, तो ये अपने a आ गई। इसको एक्सपेंड कर दिया हमने, तो v² का स्क्वायर मतलब v⁴/r² + a²। ये आपका बन गया फाइनल सॉल्यूशन। सो v⁴/r² + a², दिस इज ऑप्शन B। क्लियर? नेक्स्ट, a body is constrained to move in the y direction, a body is constrained to move in the y direction, okay, it is subjected to a force -2i + 15j + 6 k Newton. What is the work done by this force in moving body through a distance of 10 मीटर? चलिए देखते हैं। देखिए हमसे क्या बोल दिया है, अगर वस्तु केवल y दिशा में गति करने के लिए बाध्य है, तो जब यह कह रहा है कि इसने 10 मीटर की दूरी तय की है, तो इसका विस्थापन क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, s = 10, कौन सी दिशा में, y दिशा में। y दिशा के लिए अपन लोग क्या लिखते हैं, j कैप।
है ना, बल मिल गया, दिया ही है फोर्स, डिस्प्लेसमेंट मिल गया, पूछा क्या है, वर्क पूछा है, तो वर्क क्या होता है, वर्क होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या आ गया, -2i प्लस 15j प्लस 6k, ये हो गया फोर्स, डॉट डिस्प्लेसमेंट जो है आपका 10j। अब देखिए जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो आई का आई, जे का जे, के ऐसे ही करते हैं, तो जे का डॉट प्रोडक्ट जे के साथ होगा, आई और के का तो कुछ है ही नहीं वहां पर, तो आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा, 15 इंटू 10 मीनिंग 150, और इसकी यूनिट आएगी जूल। सो द करेक्ट ऑप्शन शुड बी 150। क्लियर? नेक्स्ट, a 500 kilogram boat is 9 meter long and is floating without motion on still water. ठीक है, a man of mass 100 kilogram is at one end and if he runs to the other end of the boat and stops, the displacement of the boat is, क्या देके रखा है, देखो हमें देके रखा है 500 किलोग्राम की एक बोट है, एक नाव है ना, जिसकी टोटल लेंथ 9 मीटर है। तो भाई अगर टोटल लेंथ 9 है तो हम क्या मान के चलेंगे, हम तो इसका मास मान के चलेंगे इसके सेंटर पे, मतलब 4.5 पोजीशन पर, और मान लेते हैं कि यहां पर पोजीशन ए पर एक साइड पे कोई पर्सन है जिसका मास कितना है, 100 किलोग्राम है, तो इसकी पोजीशन हो गई 0। ये जो सर्किल में है ये पोजीशन बता रहे हैं, और जो डायरेक्ट वैल्यू लिखी है वो मास बता रही है, वो द्रव्यमान बता रही है। देखो जब व्यक्ति एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहा है तो पूरी की पूरी प्रोसेस में, पूरी की पूरी प्रक्रिया में कहीं पर भी कोई बाहर से तो फोर्स लग नहीं रहा, कोई एक्सटर्नल फोर्स है नहीं, बाह्य बल है नहीं, तो जब बल नहीं है तो इसका द्रव्यमान केंद्र जहां है वहीं रहेगा, द्रव्यमान केंद्र गति करेगा नहीं। तो कुछ इस तरह की स्थिति होगी, व्यक्ति गया होगा लास्ट पॉइंट पर बी पर 100 किलोग्राम का, और बोट पूरी थोड़ी सी पीछे आ गई होगी। तो अच्छा देखो ये वाला पॉइंट पहले कितना था, 9 था, क्योंकि बोट टोटल 9 मीटर की थी। अब मैं कह रहा हूं बोट थोड़ी सी पीछे आ गई, मान लीजिए x मीटर पीछे आ गई, तो ये पॉइंट कितना बचा, ये पॉइंट हो गया 4.5 माइनस एक्स, और यहां पे मास कितना है 500, और ये वाला पॉइंट कहां पे आ गया आपका, ये आ गया आपका 9 माइनस एक्स पर। लॉजिक क्या कहता है कि दोनों केसेस में सेंटर ऑफ मास सेम आना चाहिए। चलो तो देख लेते हैं द्रव्यमान केंद्र, सेंटर ऑफ मास दोनों कंडीशन में। इसमें कैलकुलेट करें, इसमें अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो क्या आ जाएगा, 4.5 इंटू 500 अपॉन टोटल मास मतलब 600। इसमें कैलकुलेट करें तो इसमें कैलकुलेट करने पर आएगा 4.5 माइनस एक्स इंटू 500 प्लस 100 इंटू 9 माइनस एक्स अपॉन टोटल मास कितना है, अभी भी 500 प्लस 100 600 है। दोनों को अगर मैं इक्वेट कर देता हूं, दोनों को अगर मैं इक्वल रख देता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, 4.5 इंटू 500 अपॉन 600 इक्वल टू 4.5 माइनस एक्स इंटू 500 प्लस 100 इंटू 9 माइनस एक्स डिवाइड बाई 600। देखिए 600 से 600 कैंसिल, यहां से एक 100 में कॉमन ले सकता हूं, तो ये आ गया मेरे पास 4.5 इंटू 500, इधर से 100 कॉमन लिया तो ये बन गया मेरे पास 4.5 इंटू 5 माइनस 5x प्लस 9 माइनस एक्स। ये 100 से ये 500 के 2 जीरो कैंसिल, इसको सॉल्व किया तो आ गया मेरे पास 22.5, ये किसके इक्वल दिख रहा है 22.5, 5x और x हो गया 6x और साथ में है 9, ये कैंसिल आउट, 6x दूसरी तरफ आ गए तो x की वैल्यू कितनी आ गई 9/6 या 3/2 या 1.5 मीटर। तो x हमने किस तरफ अज्यूम करा था, पीछे की तरफ, मतलब इस साइड में, लेफ्ट साइड। तो यानी कि इस बोट का क्या होने वाला है, ये बोट 1.5 मीटर पीछे की तरफ आएगी। पीछे की तरफ मतलब जिस तरफ पर्सन होगा, जिस तरफ व्यक्ति होगा उस तरफ ये 1.5 मीटर आएगी। तो भाई देखो
देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही बनेगा। अब पहले तो हमसे कह रहा है 0.75 मीटर, ये तो है ही नहीं, है ना। तो 1.5 मीटर के दो ऑप्शन बचे, कौन कौन से? इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन। अब देखो मैन आगे जा रहा है लेकिन बोट पीछे जा रही है, तो डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट तो नहीं आएगा, आएगा क्या? इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मैन। सो द करेक्ट ऑप्शन शुड बी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, the torque needed to produce an angular acceleration of 18 radian per second square in a body of moment of inertia 2.5 किलोग्राम मीटर स्क्वायर will be। देखिए क्या देके रखा है, हमें देके रखा है कि एक बॉडी है जिसका जड़त्व आघूर्ण, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2.5 किलोग्राम मीटर स्क्वायर है, और साथ में हमसे बोल दिया कि इसमें एक कोणीय त्वरण, एक एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना है अल्फा, जिसकी वैल्यू है 18 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। फॉर्मूला क्या है? सीधा सीधा फॉर्मूला है अपने पास, टॉर्क इज इक्वल टू आई टाइम्स अल्फा। सो ये हो गया आपके पास 2.5 इंटू 18 मीन्स 45, और आप टॉर्क की यूनिट या तो आप चाहें तो न्यूटन मीटर यूज कर सकते हैं, जो कि इस क्वेश्चन में आपको गिवन है। तो हम लोग क्या ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे? 45 न्यूटन मीटर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? नेक्स्ट, द इक्वेशन ऑफ SHM ऑफ अ पार्टिकल इज d2 by dt2 plus ky equal to 0 where k is a positive constant, the time period of motion is given by। देखिए एक कण है, एक पार्टिकल है जो सरल आवर्त गति कर रहा है, SHM कर रहा है, और उसका इक्वेशन देके रखा है हमें। अब अगर ये अपने पास इक्वेशन है तो आपके पास यहां से बहुत सारे डायरेक्ट मेथड है, लेकिन जो सबसे स्टैंडर्ड मेथड है वो क्या है? इक्वेशन हमसे कहती है माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, या मैं बोल सकता हूं ए प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। अब ए मतलब क्या हो गया? d2y अपॉन dt2। तो अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो क्या ओमेगा स्क्वायर, देखो d2y अपॉन dt2 की जगह तो यही है, y की जगह पे y है, तो ओमेगा स्क्वायर की जगह पे क्या मिल गया मुझे? k। मतलब ओमेगा की जगह पे क्या मिल गया? रूट के। ओमेगा में लिख सकता हूं 2 पाई अपॉन टी, जो किसके बराबर है? रूट के। तो t मिल गया मुझे 2 पाई बाई रूट के। तो t शुड बी 2 पाई अपॉन रूट के, विच इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, the displacement of a particle executing SHM is given by y equal to 0.25 sin 200 t centimeter. The maximum speed of the particle is। देखिए क्या दिया है, एक कण दिया है जो कैसा है? सरल आवर्त गति कर रहा है, एक पार्टिकल, और इसका काय का इक्वेशन दे दिया? डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, विस्थापन समीकरण। अब हमसे पूछा है अधिकतम चाल, मैक्सिमम स्पीड। तो स्पीड मैक्सिमम कितनी होती है? ये होती है ओमेगा इंटू ए। चलो जरा वैल्यू उठा लेते हैं। ए हमें दे दिया है 0.25 सेंटीमीटर। अच्छा, ओमेगा कैसे निकालेंगे? तो हमें यह पता है कि ये जो टर्म होता है ना, दिस इज ओमेगा टी। कंपेयर कर लें अगर अपन, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमें? 200। दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगर मल्टीप्लाई किया तो क्या मिल जाएगी? स्पीड मैक्सिमम इज इक्वल टू 200 इंटू 0.25। डेसिमल गया नीचे, 100 आ गया, ये कैंसिल हो गया, तो आ गया आपके पास 50, और यूनिट हमें सेंटीमीटर में देके रखी है, तो द करेक्ट ऑप्शन शुड बी 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट, an ideal monoatomic gas is taken round the cycle ABCDA as shown in the PV diagram. The work done during the cycle is। देखिए एक आदर्श परमाणविक गैस है ना, एक परमाणविक है, और इसको जो दिखाया गया मार्ग है उस पर हम लेके गए, तो कार्य कितना होगा? चलो कार्य निकाल लेते हैं। ABCD हमें देके रखा है, जब A से B जाएंगे तो यहां पे ये नोटिस करो, इसका वॉल्यूम यहां पर भी यहां वॉल्यूम में चेंज है ही नहीं,
और अगर आयतन में परिवर्तन नहीं है तो कार्य क्या होता है? जीरो। वर्क थर्मोडायनेमिक्स में पीडीवी या पी डेल्टा वी के इक्वल होता है, तो अगर आयतन में परिवर्तन हो ही नहीं रहा है तो कार्य होगा नहीं। चलिए अभी चलते हैं हम बी से सी। देखिए बी से सी में प्रेशर कांस्टेंट है और वॉल्यूम आयतन ये v से 2v चला गया, तो इस केस में हम लिखते हैं प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम। अब प्रेशर की कितनी वैल्यू देके रखी है? इस वाले केस में हमें प्रेशर की वैल्यू देके रखी है 2p और चेंज इन वॉल्यूम फाइनल 2v है, इनिशियल v है, तो आपके पास क्या आ गया? 2v इंटू v मतलब 2pv। चलिए थर्ड देखते हैं C2D। अब C2D में भी वही कहानी है, वॉल्यूम 2v वॉल्यूम 2v, तो अगर वॉल्यूम चेंज है ही नहीं तो वर्क डन कितना हो जाएगा? 0। और लास्ट आ जाते हैं D से A। D से A कंप्रेशन है ना? प्रेशर कितना है? प्रेशर है यहां पर P और वॉल्यूम 2v से v हो गया, मतलब v माइनस 2v। क्या आ गया ये? P इंटू माइनस v मतलब माइनस पी। तो आपका टोटल वर्क कितना आ गया पूरे साइकिल का? जो फाइनल वर्क है वो हो गया 0 प्लस 2pv, यहां से 0 यहां से 2pv फिर से 0 और फिर माइनस pv, तो नेटवर्क आ गया pv के इक्वल, जो है आपका ऑप्शन नंबर ए। करेक्ट। नेक्स्ट, two rods of length L1 and L2 are made of material whose coefficient of linear expansions are alpha 1 and alpha 2. If the difference between two lengths is independent of temperature, then ठीक है, तो दो रॉड दे के रखी हैं, इनकी लेंथ हमें L1 और L2 दे दी है और साथ में उनके रेखीय प्रसार गुणांक भी दे दिए हैं। पर बोल क्या रहा है कि इनकी जो लंबाई है ना, इनकी लंबाई में परिवर्तन ताप पर निर्भर करते ही नहीं है। मतलब जो लंबाई परिवर्तित हो रही है, आप ताप चाहे बढ़ा लो चाहे घटा लो, लंबाई उतनी ही रहेगी। तो ये देख लेते हैं हम लोग। L1 फाइनल ये आना चाहिए आपके पास L1 प्लस अल्फा L1 डेल्टा थीटा। अब L1 है तो इसके साथ अल्फा 1 है, और L2 फाइनल अपन ने ताप बढ़ाया तो ये हो जाना चाहिए L2 प्लस अल्फा 2 L2 डेल्टा थीटा। ये कुल अगर मैं अंतिम लंबाई फाइनल लेंथ आपके पास बोल दूं तो ये क्या होना चाहिए? L1 प्लस L2 फाइनल। ऐड कर लेते हैं तो ये हो गया L1 प्लस अल्फा 1 L1 डेल्टा थीटा प्लस L2 प्लस अल्फा 2 L2 डेल्टा थीटा। अच्छा, ये तो हो गया टेम्परेचर बढ़ाने के बाद। टेम्परेचर बढ़ाने के पहले इनिशियल लेंथ ये तो L1 प्लस L2 ही होगी। अब कह रहा है कि दोनों इक्वल होनी चाहिए, टेम्परेचर पर डिपेंड करना ही नहीं चाहिए। तो अगर मैं Li इक्वल टू LF रख दूं तो मेरे पास क्या आ गई वैल्यू? मेरे पास वैल्यू आ गई L1 प्लस L2 इज इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस अल्फा 1 L1 डेल्टा थीटा प्लस अल्फा 2, ये L1 प्लस L2 गायब, एक टर्म ले आते हैं हम दूसरी तरफ। सो माइनस अल्फा 1 L1 डेल्टा थीटा शुड बी इक्वल टू अल्फा 2 L2 डेल्टा थीटा। देखिए डेल्टा थीटा से डेल्टा थीटा कैंसिल। अब रिलेशंस पे ध्यान देते हैं थोड़ा सा। पहली बात तो देखो, रिलेशन में जो है या तो हमें L स्क्वायर या अल्फा स्क्वायर दिए हैं, ये तो दोनों ही नहीं दिख रहे, तो बच गए दो। दूसरी बात है, यहां माइनस क्या बता रहा है कि अगर एक की लंबाई में बढ़े, मतलब एक की लंबाई अगर बढ़ेगी तो दूसरी की लंबाई कम होनी चाहिए, पर रिलेशन में ऐसा कुछ नहीं दिया। रिलेशन में केवल L और अल्फा की वैल्यू पूछी है। तो क्या हम L और अल्फा एक साथ लेकर आना शुरू करें? L1 अपॉन L2 निकालें यहां से। तो देखो L1 यहां था ही, L2 हम ले आए दूसरी तरफ से, ये हो गया आपके पास अल्फा 2 अपॉन अल्फा 1 के इक्वल। मॉड ले रहा हूं मैं, जिससे कि जो माइनस का साइन है वो एडजस्ट हो जाए। तो कौन सा रिलेशन है? जहां पर L1 अपॉन L2
अल्फा 2 अपॉन अल्फा 1 के इक्वल हो, वो है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, when light is reflected from a mirror a change occurs in its, देखो प्रकाश है, प्रकाश किससे, दर्पण से परावर्तित हो रहा है ना। तो अगर ऐसे सोचो कि प्रकाश एक तरह की तरंग है, और जब तरंग किसी ऐसे माध्यम से टकराती है जो रिजिड हो, तो उसकी कला में परिवर्तन होता है। तो इस केस में जो चेंज होगा वो किसमें होगा, फेज में, कला में, है ना, और किसी भी चीज में नहीं। ये बिल्कुल आप वैसे मान सकते हो जैसे आपने प्रकाश वैद्युत तरंगों में जो चीजें पढ़ी हैं, या जो आपने वेव ऑप्टिक्स में कुछ ऐसी चीजें पढ़ी हैं कि हम किसी सतह से जाके टकराते हैं, लेकिन जब वापस लौटते हैं तो दो तरह की परिसीमाएं होती हैं। तो ये उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है कि परिसीमा कैसी है, रिजिड है, रिजिड बाउंड्री का केस है, तो इसकी कला, इसका फेस चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट, इन अ कॉन्केव मिरर एक्सपेरिमेंट an object is placed at a distance x1 from the focus and the image is formed at the distance x2 from the focus. The focal length of the mirror will be, okay. देखिए, अवतल दर्पण दे दिया, कह रहा है कि वस्तु को फोकस से x1 दूरी पर रखा जाता है ना, और प्रतिबिंब जो है वो फोकस से x2 दूरी पर बनता है। ठीक है, तो मान लीजिए यहां पर फोकस है, ये कोई ऑब्जेक्ट रखा है, ये डिस्टेंस दी है x1, और इसकी कहीं पे इमेज यहां पे बन रही है जो डिस्टेंस है मेरे पास x2। तो ये वाली चीज जहां पर डिस्टेंस हम पोल से ना लेकर कहां से लेते थे, फोकस से, कहां पे आती थी ये आती थी न्यूटन्स फॉर्मूला में। और न्यूटन्स फॉर्मूला हमसे क्या कहता है कि अगर रियल इमेज है, अगर वास्तविक प्रतिबिंब है, तो उस स्थिति में f इज इक्वल टू अंडर रूट x1 इंटू x2 होगा। किसके लिए, मिरर के लिए, है ना। लेंस के लिए हम f1 अपॉन x1 f2 अपॉन x2 कर लेते थे, पर मिरर के लिए f सीधा सीधा, क्योंकि दोनों ही फोकस दूरियां समान होती हैं इसकी, तो f इक्वल टू अंडर रूट x1 x2 आ जाएगा। नेक्स्ट, a prism has a refractive index √3/2 and refracting angle 90 degree. Find the minimum deviation produced by the prism. देखिए क्या क्या देके रखा है, एक तो हमें अपवर्तनांक दे दिया, और दूसरा हमें अपवर्तन कोण दे दिया। हमें चाहिए प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। फॉर्मूला क्या लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे हम म्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 डिवाइड बाई साइन। चलिए वैल्यूज पुट करें, तो ये आ गया √3 अपॉन √2, ऊपर मैंने लिख लिया साइन 90 प्लस डेल्टा एम मुझे चाहिए है अपॉन 2, और नीचे आ गया मेरे पास साइन 90/2, ए की वैल्यू 90 है, तो ये बन गया मेरे पास साइन 90 प्लस डेल्टा एम बाई 2 डिवाइड बाई साइन 45। साइन 45 इस तरफ ले आ रहे हैं, ये हो जाएगा आपके पास साइन 90 प्लस डेल्टा एम बाई 2। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। अब देखो ये √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसको मैं सॉल्व कर लेता हूं, तो ये आ गया मेरे पास √3/2 इज इक्वल टू साइन 90 प्लस डेल्टा एम बाई 2। √3/2 ये साइन में काय की वैल्यू होती है 60 डिग्री की, तो मतलब मैं ये लिख सकता हूं कि 90 प्लस डेल्टा एम बाई 2 ये किसके इक्वल आ गया, 60 के। 2 से मल्टीप्लाई कर लिया तो 90 प्लस डेल्टा एम हो गया 2 इंटू 60 120, मतलब डेल्टा एम कितना आ गया 120 माइनस 90 जो है आपका 30 के इक्वल, और ये होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट,
In Young's experiment, a small gap between the two slits is D, and the distance of screen from the slit is capital D. Then the number of fringes per meter that will appear on the screen by monochromatic source of wavelength of lambda will be. देखो, हमें स्लिट के बीच की दूरी दे दी स्मॉल डी, और पर्दे से दूरी दे दी स्लिट की कैपिटल डी, और तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ दे दी लैम्डा। हमसे पूछा है कि 1 मीटर में कुल कितनी तरंगें दिखाई देंगी, अरे बहुत कितनी फ्रिंज दिखाई देंगी। तो बहुत सिंपल सी बात है, पहले तो ये देख लें कि एक फ्रिंज ये कितना डिस्टेंस लेगी, इसको अपन कहते हैं फ्रिंज विड्थ। कितनी हो जाएगी ये, कैपिटल डी लैम्डा अपॉन डी। अब एक फ्रिंज इतनी डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, तो इन 1 मीटर कितनी आ जाएंगी, 1 अपॉन बीटा, मतलब 1 अपॉन डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। कितना हो गया, स्मॉल डी बाई डी लैम्डा। सो द करेक्ट ऑप्शन शुड बी ऑप्शन नंबर बी, स्मॉल डी बाई डी लैम्डा। नेक्स्ट, an electron at rest has a charge of 1.6 into 10 power minus 19 coulomb. It starts moving with velocity v is equal to c by 2, where c is the speed of light. Then the new charge on it is, देखिए क्या दिया है, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया और हमसे ये कह दिया कि इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, और गति भी क्या कम नहीं, बहुत तेज, c by 2 चाल से। तो इस पर नया आवेश क्या होगा, बहुत सिंपल सी बात है, मास द्रव्यमान, लंबाई लेंथ, टाइम टी, ये सब चीजें चेंज हो जाती हैं, सब चीजें बदलती हैं अगर आप बहुत तेज चाल से चलें। लेकिन आवेश के बारे में हम क्या जानते हैं, चार्ज के बारे में हम क्या जानते हैं, चार्ज हैज इनवेरियंस, चार्ज नहीं बदलता है ना, चाहे आप उसको किसी भी स्पीड से ले जाओ। तो पहले कितना था, 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 था, तो बाद में भी कितना रहेगा, बाद में भी 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलाम ही चार्ज रहेगा, चार्ज में कोई वेरिएशन नहीं है। नेक्स्ट, two metal plates form a parallel plate condenser. The distance between the plate is d. Now a metal plate of thickness d by 2 and of same area is inserted completely between the plates. The capacitance, देखो पहले ये प्लेट थी दो, इनके बीच की डिस्टेंस थी d, इसका प्लेट एरिया मान लेते हैं a, तो अपने पास जो कैपेसिटेंस है वो क्या आ जाएगी, एप्सिलॉन नॉट a बाई d। ठीक है, अब कह रहे हैं कि इसका जो d बाई 2 एरिया है, मैं दोबारा बना लेता हूं इसको, इसके बीच में हमने एक कंडक्टर रख दिया, ये d बाई 2 है, प्लेट एरिया अभी भी ये रहा, टोटल डिस्टेंस अभी भी d है। तो जब हम किसी कंडेंसर को ऐसे फिल कर देते थे, पार्शियली फिलिंग कहते थे उसको ना, तो कैपेसिटेंस क्या हो जाती थी, एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d माइनस t प्लस t बाई के। चलो लिखते हैं, तो एप्सिलॉन नॉट a तो ठीक है, t क्या होती थी, वो जो नई पट्टी रखी है उसकी चौड़ाई है ना, नई जो प्लेट आपने रखी है उसकी थिकनेस, तो ये तो अपने को दे के रखी है d बाई 2, तो t की जगह कर लिया d बाई 2। अच्छा, ये प्लेट काय की है, मेटल की, प्योर कंडक्टर, और कंडक्टर के केस में k की वैल्यू हम कितनी लेके चलते थे, इनफाइनाइट, तो ये 2 के साथ अपने को क्या मिल जाएगा, 1 बाई इनफाइनाइट। तो यहां से आ गया अपने पास एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d माइनस d बाई 2, ये हो गया d अपॉन 2, और ये पूरे में इनफाइनाइट से डिवाइड है, तो ये तो बन गया 0, ये 2 ऊपर ले आते हैं, तो यहां से मुझे मिल गया 2 एप्सिलॉन नॉट a बाई d, c फाइनल आ गया 2, और एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d किसके इक्वल है, c के इक्वल। तो मतलब जो फाइनल कैपेसिटेंस है, जो अपनी अंतिम धारिता है, वो क्या हो जाएगी, वो 2 गुना हो गई पहले जितनी थी उससे, तो ये डबल हो गई, हेंस द ऑप्शन इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट, नेट रेजिस्टेंस बिटवीन x एंड y इज, x और y के मध्य तुल्य प्रतिरोध कितना है। देखो बहुत अच्छी सी एक आप सर्किट पे अगर ध्यान दो, सर्किट में यहां से करंट जाएगा, इसके बाद ये क्या हो गई,
ये तो प्योर वायर हो गई ना, तो क्या करंट आगे जाएगा इसके? जान ही नहीं देगा जब प्योर। अगर रेजिस्टेंस लगा होता तो कुछ करंट आगे चला जाता, यानी कि ये पूरे का पूरा सर्किट अपने किसी काम का बचा ही नहीं, बस करंट यहां से जाएगा, यहां से घूमेगा, यहां से वापस, इतना ही। और जब इतना ही सर्किट है तो आपके पास ये सर्किट इक्विवेलेंट में किसके इक्वल दिख गया? ये पॉइंट एक्स पॉइंट वाई। अब दो प्रतिरोध दिख रहे हैं, दो रेजिस्टेंस दिख रहे हैं, दोनों की वैल्यू आर है, दोनों सीरीज में है, तो इनका जो नेट रिजल्टेंट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? आर प्लस आर, मतलब 2R के इक्वल। क्लियर? नेक्स्ट, in a circuit an AC current and a DC current are supplied together. The expression of the instantaneous current is given as I equal to 3 plus 6 sin omega t. Then the RMS value of the current is, देखिए, एक तो AC धारा दे दी, साथ में DC धारा दे दी, एक साथ प्रवाहित है, और उनका जो कुल धारा है वो क्या दी है? 3 plus 6 sin omega t। पूछा क्या है? वर्ग माध्य मूल मान पूछा है धारा का। तो मुझे आरएमएस चाहिए, तो रूट मीन स्क्वायर, सबसे पहले तो स्क्वायर कर लेते हैं आई का, तो आई स्क्वायर कितना आएगा? 3 स्क्वायर 9, 6 साइन ओमेगा टी प्लस 2 इंटू 3 इंटू 6 साइन ओमेगा 2 ए भी हो गया ये। अच्छा, तो ये हमने कर लिया स्क्वायर। अब आ जाते हैं स्टेप नंबर 2 पर। स्टेप नंबर 2 क्या कहता है? आरएमएस में मीन निकालना है, एवरेज निकालना है। तो प्योर नंबर है, इसका एवरेज यही रहेगा। यहां पे साइन स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर थीटा का पूरी साइकिल में एवरेज होता है 1/2, और यहां साइन थीटा है, साइन ओमेगा टी, तो साइन ओमेगा टी के लिए पूरी साइकिल में एवरेज होता है 0। तो क्या बचा आपके पास? आपके पास बच गया 9 प्लस 36/2, मतलब 9 प्लस 18 मतलब 27। ये किसके इक्वल आ गया? ये आई स्क्वायर के इक्वल आ गया। इसका एवरेज ले लिया हमने आई स्क्वायर का। अब फाइनल स्टेज क्या बोलती है अपन से? रूट और चाहिए इसका। तो जब मैं इसका स्क्वायर रूट निकालूंगा तो आई कितना आ जाएगा? आई आर एम एस, ये आ जाएगा रूट ऑफ 27, मतलब 3√3। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है 3√3, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, in the given figure the potential difference is shown on R, L and C. the EMF of the source in volt is, देखिए, हमें प्रतिरोध पर, प्रेरक पर और संधारित्र पर, तीनों पर वोल्टता दिखाई गई है। हमसे पूछा है कि भाई बता दो कि परिपथ में तुल्य वैद्युत वाहक बल कितना है। तो बहुत सिंपल सी बात है, नेट वोल्टेज स्क्वायर, ये हम लिखते थे VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC स्क्वायर। कर लेते हैं फटाफट इसको सॉल्व। तो VR है 30, VL हो गया 60, VC हो गया 100, तो ये आ गया आपके पास 30 स्क्वायर, और ये आ गया आपके पास माइनस 40 स्क्वायर। कितना आ गया ये? 900। तो V आ गया आपके पास रूट ऑफ 2500, जिसकी वैल्यू कितनी मिलेगी अपने को? 50। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन सी। नेक्स्ट, क्वेश्चन 20। जब एक धातु को लैम्डा तरंगदैर्घ्य के एक वर्णी प्रकाश से प्रदीप्त किया जाता है तो प्रकाश विद्युत धारा के लिए निरोधी विभव 3V0 है। इसी पृष्ठ को 2 लैम्डा तरंगदैर्घ्य के प्रकाश से प्रदीप्त करने पर निरोधी विभव V0 हो जाता है। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के लिए दहली तरंगदैर्घ्य का मान होगा। देखिए क्या बोल रहे हैं हमसे कह रहा है कि अगर मैं वेवलेंथ लैम्डा यूज करूं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल 3V0 है। तो इक्वेशन क्या बनेगी? इक्वेशन बनेगी HC बाई लैम्डा इक्वल टू HC बाई लैम्डा 0 प्लस 3EV0। यही होता है ना? अच्छा, फिर क्या कह रहा है? वेवलेंथ चेंजेस टू 2 लैम्डा। अभी वेवलेंथ अपन ने 2 लैम्डा कर दी, तो ये
तो चेंज होगा नहीं। यहां पे आ गया अपने पास थ्रेशोल्ड के सॉरी स्टॉपिंग पोटेंशियल आ गया V0, तो ये आपके पास आ गया EV0। अब देखो आंसर से हमें ये हिंट मिल रही है कि हमें EV0 नहीं चाहिए। तो अगर EV0 नहीं चाहिए तो इट इज बेटर कि मैं दूसरी वाली इक्वेशन को क्या करूं, 3 से कर दूं मल्टीप्लाई और दोनों को कर दें सबट्रैक्ट। ये कैंसिल आउट हो गए। यहां से HC बाई लेमडा 0 -3HC, सो ये हो गया -2HC बाई लेमडा 0। और इधर क्या मिला, इधर मिला HC बाई लेमडा -3HC बाई 2 लेमडा। एलसीएम लिया 2 लेमडा, ये आ गया 2HC -3HC। चलिए तो अपने पास क्या मिल गया, देखिए 2HC -3HC मतलब यहां से मिल गया -HC, अपॉन में है 2 लेमडा, अपॉन में है 2 लेमडा, और दूसरी तरफ पहुंच गया मेरे पास -2HC अपॉन लेमडा नॉट। HC से HC और माइनस से माइनस कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो लेमडा नॉट विल बी इक्वल टू 4 लेमडा, यानी कि जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है, दहली तरंग दैर्ध्य जो है वो किसके बराबर आएगी, 4 लेमडा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक कंडक्शन इन अ सेमीकंडक्टर टेक्स प्लेस ड्यू टू। देखिए सेमीकंडक्टर की बात हो रही है, अर्धचालक की बात हो रही है, तो अर्धचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन भी होते हैं और होल यानी कोटर भी होते हैं, और दोनों की ही वजह से इलेक्ट्रिक करंट का कंडक्शन होता है। तो जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, बोथ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। नेक्स्ट, टू गेट एन आउटपुट 1 द इनपुट ABC शुड बी। चलिए पहले तो इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। ये मान लिया मैंने P, तो हमारे पास जो Y आया है वो आ गया है P इंटू C, है ना। अच्छा, P अगर हम देखें तो हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस B, क्योंकि इसके पहले कौन सा गेट लगा है, और क्या करता है, जोड़ देता है, तो A और B को जोड़ा होगा, और इंटू C। अब हमसे कह रहा है कि हमें निर्गत मतलब हमें आउटपुट कितना चाहिए, 1 चाहिए। दो चीजों का मल्टीप्लाई हो रहा है और 1 चाहिए, तो अपने पास कंडीशन क्या आ गई, A प्लस B ये 1 के इक्वल होना चाहिए, और C ये भी 1 के इक्वल होना चाहिए, तभी कंडीशन बन सकती है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहले देख लेते हैं C1 कहां पर है, इन तीनों में तो नहीं है, तो C1 कहां पर है, ऑप्शन नंबर ए में ही है। ठीक है, फिर भी दूसरी कंडीशन, और क्या A प्लस बी 1 के इक्वल है, A 1 है B 0 है, तो हाँ बिल्कुल A प्लस बी भी 1 के इक्वल है, यानी दोनों कंडीशन कौन से ऑप्शन में मैच कर जाती है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, a car accelerates from rest at a constant rate alpha for some time, after which it decelerates at a constant rate beta to come to rest. The maximum velocity we reached if total time taken is t second is given by। देखिए कार यहां से चलना शुरू हुई पॉइंट ए से, मान लीजिए यहां तक अल्फा रेट से एक्सेलरेट हुई, यहां पर कोई v पहुंचेगा, और उसके बाद बीटा रेट से एक्सेलरेट होना शुरू हो गई, और यहां पे वापस 0। तो अब इतनी बात तो क्लियर है ना कि इस जगह पर जाकर इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हुई होगी, क्योंकि उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद डेसेलरेशन, वेलोसिटी डिक्रीज होने लगी। तो हमें यहां पर v की वैल्यू चाहिए। चलिए जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। इसके लिए मैं टाइम बोल दे रहा हूं t1, यहां पर टोटल टाइम हमें दिया है t, तो टाइम हो जाएगा t माइनस t1। ठीक है, तो पहले क्या है, v इज इक्वल टू 0 प्लस अल्फा t1। दूसरे वाले केस में बनाया हम इक्वेशन, तो 0 इज इक्वल टू v माइनस बीटा इंटू t माइनस t1। हमें v की वैल्यू चाहिए, मतलब इन दोनों में से हमें पहले t1 निकालना पड़ेगा। तो यहां से क्या मिल गया मुझे, v अपॉन अल्फा, ये t1 की वैल्यू है, और अगर मैं दूसरे को सॉल्व करूं तो v अपॉन बीटा, ये t माइनस t1 की वैल्यू आ जाएगी। दोनों को ऐड कर ले रहे हैं। आपके दिमाग में आ रहा होगा सर t1 सीधा उठा के यहीं से पुट कर दो, कर सकते हैं, थोड़ी कैलकुलेशन लेंदी जाएगी।
तो ऐड करा तो क्या मिला, v बाई अल्फा प्लस b बाई बीटा, यहां से t1 और t1 कैंसिल, तो अपने पास आ गया केवल t। सो v ये किसकी वैल्यू मिल गई मुझे, t की, सॉल्व करने पर। तो v कितना आ गया, v आ जाएगा अल्फा बीटा t अपॉन अल्फा प्लस बीटा, विच इज ऑप्शन नंबर अल्फा बीटा t अपॉन अल्फा प्लस बीटा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, a river is flowing from west to east at a speed of 5 meter per minute. A man on the south bank of the river, capable of swimming at 10 meter per minute, is in still water, wants to swim across the river in shortest time. He should swim in the direction. देखिए, एक रिवर है, कौन से डायरेक्शन में जा रही है, पश्चिम से पूर्व। मतलब मैं ये मान लूं कि रिवर इस डायरेक्शन में जा रही है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। अब क्या कह रहा है कि पर्सन जो है वो साउथ वाले शोर पर है, साउथ वाले बैंक पर है, मतलब पर्सन यहां पर है, और वो क्या चाह रहा है, वो चाह रहा है कि शॉर्टेस्ट टाइम में रिवर क्रॉस कर ले। तो भाई जब शॉर्टेस्ट टाइम में रिवर क्रॉस करते थे तो पर्सन कैसे जाता था, पर्सन तो सीधा सीधा रिवर की विड्थ को क्रॉस करता था, रिवर उसको आगे ले जाए वो एक बात अलग है। तो पर्सन कौन से डायरेक्शन में मूव करना चाहेगा, पर्सन जाएगा साउथ से नॉर्थ की तरफ, है ना। हमसे ये पूछा उसे किस दिशा में तैरना चाहिए, ये नहीं पूछा कि क्या फाइनल उसकी डायरेक्शन होगी। तो उसको तैरना चाहिए, उसको जाना चाहिए नॉर्थ के डायरेक्शन में। एक्चुअल में वो कैसा चला जाएगा, वो खुद तो जाएगा नॉर्थ और रिवर ले जाएगी उसको ईस्ट की तरफ। तो चला तो जाएगा वो नॉर्थ टू ईस्ट, लेकिन खुद किस डायरेक्शन में कोशिश करेगा, केवल और केवल नॉर्थ की तरफ। नेक्स्ट, a particle is projected vertically upward from a point A on the ground. It takes time t1 to reach point B, but it still continues to move up. If it takes further t2 time to reach the ground from point P, then height of the point B from the ground is, देखिए एक पार्टिकल है, उसको यहां से ऐसे फेंका ऊपर की तरफ, मान लो u स्पीड से फेंका, यहां पर कोई एक पॉइंट आ गया, पॉइंट बी, ये पॉइंट ए, यहां तक पहुंचने में उसको t1 टाइम लगा, इसके बाद ये ऐसे ऊपर की तरफ जाता गया, फिर यहां से ऐसे नीचे गिरा, वापस पॉइंट ए पर आया। तो हम ये जानते हैं मोशन में कि यहां पर इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, माइनस यू हो जाएगी, राइट। अच्छा, कह रहा है यहां से यहां तक पहुंचने में ना इसको जो टाइम लगा है वो t2 लगा है टोटल। तो इसकी ऊंचाई पूछिए, मतलब हमसे ए बी पूछा है, कुल मिला के बस इतनी सी बात है। तो चलो इसकी ऊंचाई हम ये मान लेते हैं, इसकी ऊंचाई है h। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात याद करवाऊं आपको, जो डिस्प्लेसमेंट होता था, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इस पूरे प्रोसेस में तो कांस्टेंट है, एक डाउनवर्ड एक्सेलरेशन लग रहा है जी, ना तो मैग्नीट्यूड बदलेगा ना डायरेक्शन, तो हम लिखते थे इसको u प्लस v बाई 2 इंटू टाइम, है ना। देखो यहां से पार्टिकल u वेलोसिटी से चला, तो जब यहां पहुंचा t1 टाइम के बाद, तो इसकी स्पीड कितनी हो गई होगी, u माइनस gt1। और अब पहला पार्ट भूल जाओ, केवल दूसरे पार्ट पे ध्यान दो। दूसरे पार्ट का डिस्प्लेसमेंट कितना है, माइनस एच के इक्वल है क्या। देखो ये ऊपर जाके नीचे आया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो हम केवल ये देखते हैं ना, तो ये हो गया माइनस एच के इक्वल। इनिशियल स्पीड u माइनस gt1 के इक्वल है पॉइंट बी पर, वापस आ गया ये यहां पर पॉइंट ए पर, तो फाइनल स्पीड कितनी हो गई, माइनस यू अपॉन 2, और टाइम कितना लगा, टाइम लगा t2, तो माइनस एच आ गया आपके पास, माइनस gt1 t2 अपॉन 2, मतलब h की वैल्यू कितनी आ गई, हाफ g t1 t2। सो द करेक्ट ऑप्शन शुड बी ऑप्शन डी, हाफ g t1 t2। नेक्स्ट,
Statement 1, escape velocity of a tennis ball from the surface of the earth is same as the escape velocity of a cricket ball from the surface of the earth. बिल्कुल सही बात है। कोई भी ऑब्जेक्ट्स हैं, हमसे कह के रखा है कि उनकी जो एस्केप वेलोसिटी, उनका जो पलायन वेग है वो समान है, और हमें भी पता है कि जो पलायन वेग का मान होता है वो क्या होता है, तो द्रव्यमान पर तो निर्भर करता ही नहीं है, और 2g RE है, तो g भी दोनों के लिए समान, RE भी दोनों के लिए समान है, तो अगर ये वैल्यूज इक्वल है तो एस्केप वेलोसिटी सेम रहेगी। अच्छा, सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? आई एम सॉरी, एस्केप वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द बॉडी। बिल्कुल सही बात है ये भी, कि जो पलायन वेग है वो वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, तो मतलब ए और बी दोनों स्टेटमेंट सही है। अच्छा, अगर मैं इन दोनों में बात करूं, टेनिस बॉल और क्रिकेट बॉल, तो इनके जो चेंज होने वाली चीजें हैं वो क्या है? एक तो मास, दूसरा साइज, बस, और तो कुछ चेंज हो नहीं सकता। तो भाई मास और साइज दोनों पे डिपेंड नहीं कर रहा, मतलब ये इसका सही एक्सप्लेनेशन भी है ना। तो सही ऑप्शन क्या बन जाएगा कि ऑप्शन 1 भी सही है, ऑप्शन 2 भी सही है, और ऑप्शन 2 ऑप्शन 1 का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, उसका सही स्पष्टीकरण भी है। सो करेक्ट वन शुड बी ऑप्शन ए। नेक्स्ट, which of the following shows greater increment in length when subjected to same load to wires made of same material? देखो, अगर हमें वायर में इंक्रीमेंट चाहिए तो ये यंग मॉडुलस की बात हो रही है, तो पहले तो यंग मॉडुलस का फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो y इज इक्वल टू आ गया F बाई ए इंटू L बाई डेल्टा, है ना। चलो देख लेते हैं क्या क्या सेम है। सेम लोड है, सेम मटेरियल है, मतलब y भी सेम है और f भी सेम है। तो अगर ये दोनों सेम है तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि डेल्टा L इंटू वाई अपॉन एफ, ये साथ में ले लिए, डेल्टा इधर ले आए, y अपॉन एफ शुड बी इक्वल टू L बाई ए, या मैं क्या ये बोल सकता हूं कि डेल्टा L इज प्रोपोर्शनल टू L बाई ए। अब अगर मैं ऑप्शंस देखूं तो ऑप्शंस में L और R रेडियस की बात कर ली है, तो इसको मैं लिख सकता हूं L बाई पाई आर स्क्वायर, तो मतलब डेल्टा L इज प्रोपोर्शनल टू L बाई आर स्क्वायर, ये कंडीशन है। तो हम देख लेते हैं क्या पूछा है हमसे, किसमें सबसे ज्यादा वृद्धि है ना, मैक्सिमम इंक्रीमेंट चाहिए, ग्रेटेस्ट इंक्रीमेंट चाहिए। तो चलो सब में L बाई आर स्क्वायर रखते हैं, यूनिट सबकी मीटर और मिलीमीटर है, तो यूनिट का कन्वर्जन हम लेंगे नहीं। तो केस नंबर 1, L is 1, R is 1, so this should be proportional to 1. Option number 2, L is 1, R is 2, so this should be proportional to 1 by 4. Option 3, L is 2, R is 1, this should be proportional to 2. And option number 4, L is 2, R is 2, so this should be proportional to 1 by 2. सबसे ज्यादा किसमें दिख रही है मुझे वैल्यू? ऑप्शन नंबर 3 में, है ना। तो जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, a boat having a length of 3 meter and width 2 meter is floating on a lake. The boat sinks by 1 centimeter when a man gets on it. The mass of the man is, देखिए बोट की सिंकिंग होने से क्या होगा, बोट की सिंकिंग होने से जो वॉल्यूम होगा वो कहीं ना कहीं डिस्प्लेस होगा, करेक्ट। तो अभी हम ये समझते हैं कि इसका बेस एरिया हमें क्या गिवन है, लेंथ गिवन है, ब्रेड्थ गिवन है, मतलब 3 इंटू 2 6 मीटर स्क्वायर दे दिया। अब पर्सन इसके ऊपर बैठा जैसे ही, तो पर्सन ने क्या अप्लाई करा होगा, नीचे के डायरेक्शन में mg, उस mg की वजह से बोट सिंक हुई होगी, पर कब तक सिंक होगी, जब तक कि बायोएंसी फोर्स उसको बैलेंस नहीं कर देता। तो बैलेंसिंग कंडीशन में, संतुलन की अवस्था में mg शुड बी इक्वल टू बायोएंसी फोर्स। अब m मास हमें निकालना है पर्सन का, बायोएंसी फोर्स क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। अब वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड कितना, जितना बोट अंदर जाएगी उतना लिक्विड बाहर आएगा। तो बोट के बेस का एरिया है 6,
जो लेंथ डिप हुई है वो है 1 सेंटीमीटर, तो ये मैंने ले लिया 1 इंटू 10⁻⁻2 इंटू, साथ में हमें चाहिए डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ वाटर इज 10⁻3 और साथ में जी, तो ये जी से जी कैंसिल, मास कितना आ गया 6 इंटू 10⁻1 दैट इज 60 किलोग्राम. So the correct option should be option number A. Next, a small wooden ball of density rho is immersed in water of density sigma to depth h and then released. The height h above the surface of the water up to which the ball will jump out of the water is okay. Same concept है. Luckily, देखिए बॉल क्या, मैं किसी भी ऑब्जेक्ट की बात कर लूं, मान लीजिए यहां पे ये ऑब्जेक्ट है ना, अब इस ऑब्जेक्ट की जो टोटल लेंथ है वो h1 है और हमसे क्या बोल के रखा है, इसका जो डेंसिटी है वो है रो, तो ये टोटल डाउनवर्ड फोर्स कितना लगाएगा नीचे की तरफ बल, ये हो जाएगा वॉल्यूम, इसका बेस एरिया मान लेते हैं हम A, तो इसको मैं लिख सकता हूं AH1 रो G. अब मान लिया कि ये इस पॉइंट तक मतलब H2 तक लिक्विड में डिप्ड है, तो अगर ये H2 तक लिक्विड में डिप्ड है तो लिक्विड ने इस पे कितनी बायोएनसी लगाई होगी, है ना, तो इस पे बायोएनसी देख लेते हैं, उत्प्लावन बल देख लेते हैं. बायोएनसी आ गई A H2 सिग्मा जी. जब दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे तो बैलेंसिंग कंडीशन में क्या होगा, A H1 रो G इज इक्वल टू A H2 सिग्मा जी. देखो A और G कैंसिल, तो H1 रो शुड बी इक्वल टू H2 सिग्मा, यानी H1 अपॉन H2 ये आ गया सिग्मा बाई रो. यहां तक की बात पहले तो क्लियर हुई. अब देखिए हमें देके क्या रखा है ना, हमें देके रखा है कि ये ऊपर वाला पोर्शन कितना रहेगा, केवल ये है ना, कितनी ऊंचाई तक उछलेगी, बाहर कितनी ऊंचाई निकलेगी. तो भाई देखो ये पूरा H1 ये H2, तो ये वाला पोर्शन कितना आया, ये आ गया H1 माइनस H2, तो इसमें से पूरे में से हम H2 माइनस कर ले रहे हैं, क्या आ जाएगा, तो H1 मिल गया मुझे सिग्मा बाई रो H2, तो जो लेंथ चाहिए हमें वो आ गई H1 माइनस H2, मतलब सिग्मा बाई रो H2 माइनस H2, यानी सिग्मा बाई रो माइनस 1 इंटू H2. ये वैल्यू आ गई मेरे पास जो रिक्वायर्ड हाइट कैपिटल H. अब देखो H2 क्या है, H2 डिप्ड है और डिप्ड में क्या देके रखा है हमें, पानी में स्मॉल h गहराई तक डुबाया जाता है. तो भाई जब अपन ने स्मॉल h डेप्थ तक डिप किया है तो ये H2 की वैल्यू इक्वल में किसके इक्वल दी है हमें, h के इक्वल दी है, पुट कर लेते हैं, तो ये आ गया सिग्मा बाई रो माइनस 1 इंटू h, और यही बन जाएगा आपका सही ऑप्शन. सो द करेक्ट ऑप्शन शुड बी 29th ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट, in a cylindrical vessel containing liquid of density rho, there are two holes in the side walls of at height of H1 and H2 respectively, such that the range of the flux at the bottom of the vessel is same. The height of a hole for which the range of the flux will be maximum is, right? देखो यहां से हमें दे दिया बेलनाकार पात्र रो घनत्व का, किनारे पर क्रमशः H1 और H2 ऊंचाइयों पर, तो ये मान लेते हैं हम H1 है और ये हम मान लेते हैं H2 है. साथ में हमसे ये बोल दिया कि दोनों के लिए जो रेंज है वो सेम है. तो भाई देखो अगर आप सेम रेंज का कॉन्सेप्ट इसमें जानते हैं टॉरिसेली में, तो वो क्या कहता है कि जो टॉप और बॉटम है उससे अगर हाइट सेम है ना तो रेंज सेम होती है. मतलब अगर मैं पहले वाले की बात करूं
तो पहले वाले के लिए बॉटम से क्या दे के रखा है H1 और दूसरे वाले के लिए बॉटम से क्या दे के रखा है H2। तो जो टॉप है ना, दूसरे वाले के लिए टॉप से ये होना चाहिए H1 और पहले वाले के लिए टॉप से होना चाहिए H2। मतलब जितनी एक की दूरी कहां से है, बॉटम से है, उतनी ही दूसरे की दूरी कहां से होनी चाहिए, टॉप से होनी चाहिए, तब रेंज सेम होती है। तो अभी ये समझे तो क्या मैं बोल सकता हूं टोटल लेंथ ऑफ फिल्ड कंटेनर, क्या ये H1 प्लस H2 हो जाएगी। और रेंज मैक्सिमम कब होती है, एट मिड पॉइंट, है या नहीं। तो अगर मैक्सिमम रेंज मिड पॉइंट पर है तो फॉर आर मैक्स वी हैव हाइट इज इक्वल टू H1 प्लस H2 डिवाइड बाई 2। तो जो हाइट हमें चाहिए है मैक्सिमम रेंज के लिए वो H1 प्लस H2 डिवाइड बाई 2, मतलब ऑप्शन डी चाहिए। नेक्स्ट, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉमन सरफेस फॉर्म्ड बाई कॉन्टैक्ट ऑफ टू शेप सोप बबल्स ऑफ रेडियस 3 and 4 रिस्पेक्टिवली विल बी। देखिए दो सोप बबल है ऐसे एक दूसरे के कांटेक्ट में, एक की रेडियस देके रखी है 3, दूसरे की रेडियस देके रखी है 4। तो होगा क्या यहां पर ये एक प्रेशर अप्लाई करेंगे, जैसे हम एक्सेस ऑफ प्रेशर कहते हैं, है ना। दोनों सोप बबल है तो यहां पर एक्सेस ऑफ प्रेशर में क्या लिख सकता हूं 40/4, यहां पर मैं लिख सकता हूं 40/3। तो जो नेट प्रेशर आएगा वो, इसको मैं बोल दे रहा हूं P1, इसको मैं बोल दे रहा हूं P2, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस माइनस का डिफरेंस आएगा। अच्छा, हमें यह पता है कि जिसकी रेडियस कम होती है उसका प्रेशर ज्यादा होता है, तो जो नेट प्रेशर आएगा वो आ जाएगा आपके पास P2 माइनस P1। नेट प्रेशर को मैं लिख सकता हूं 40/R, जहां पे R क्या होगा, R होगी फाइनल जो भी रेडियस आए। P2 आ गया 40/3, P1 आ गया 40/4। तो 40 तो सब में से कॉमन आके कैंसिल, यहां से मिल गया 1/R इज इक्वल टू 12। तो इसको सॉल्व करने पर R की वैल्यू आ जाएगी 12 और यूनिट हम चला रहे हैं सेंटीमीटर, हेंस द करेक्ट ऑप्शन शुड बी 12 सेंटीमीटर, दैट इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट, इंटरनल एनर्जी ऑफ अ गैस मस्ट इंक्रीज व्हेन इट्स टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड। बिल्कुल सही बात है, इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस जो है, जो आंतरिक ऊर्जा है गैस की, वो उसके ताप पर निर्भर करती है, ठीक है ना। तो अगर ताप बढ़ेगा तो आंतरिक ऊर्जा यानी टेम्परेचर बढ़ेगा तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। अच्छा, रीजन क्या कह रहा है, इंटरनल एनर्जी ऑफ अ गैस इज प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ वेसल इन विच गैस इज कंटेन्ड। नो, इंटरनल एनर्जी मॉलिक्यूल की वेलोसिटी जो होती है उस पर डिपेंड करेगी, इस पर डिपेंड नहीं करेगी कि वेसल कंटेनर कितनी स्पीड से जा रहा है। बात समझ में आई ना, कंटेनर की स्पीड नहीं, किसकी स्पीड, मॉलिक्यूल की। तो अब यहां पे किसकी बात कर रहे हैं, कंटेनर की स्पीड की बात कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 तो सही है ना, स्टेटमेंट नंबर असर्शन तो सही है, पर जो रीजन है वो गलत हो गया। तो अपना सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, दैट इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट, relation between the ratio of specific heat of gas and degree of freedom F will be। देखिए ये तो बहुत डायरेक्ट फॉर्मूला है, डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू 2 अपॉन गामा माइनस 1, पर फिर भी चलिए इसको थोड़ा सा हम ट्राई कर लेते हैं। देखिए हम लोग CV लिखते हैं हाफ FR, है ना, और CP लिखते हैं हम लोग हाफ FR प्लस R, मेयर्स फॉर्मूला। तो यहां से अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं F/2 + 1 इंटू R। इन दोनों को डिवाइड करने पे गामा मिल जाएगा, तो CP अपॉन CV मतलब गामा, ये किसके इक्वल आ गया, F/2 + 1 डिवाइड बाई F/2। दोनों में साथ में आपके पास R है जो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए गामा इज इक्वल टू मैंने लिख लिया यहां पर F + 2/2, इसको सॉल्व किया, डिवाइड में F/2, ये 2 से ये 2 कैंसिल, सो गामा इंटू F मिल गया F + 2
गामा इंटू एफ माइनस एफ, ये आ गया 2, यहां से एफ कॉमन लिया तो गामा माइनस 1 इंटू एफ बराबर 2 हो गया, यानी एफ की वैल्यू कितनी आ गई 2 अपॉन गामा माइनस 1। ये फॉर्मूला हम डायरेक्टली ही यूज करते हैं, तो सही आंसर क्या है, एफ इज इक्वल टू 2 अपॉन गामा माइनस 1। नेक्स्ट, two sound waves are respectively a sin omega t minus kx and b cos omega t minus kx. The phase difference between the two waves is, देखिए दो वेव दे के रखी है, एक का फेज हमें दे के रखा है ओमेगा टी माइनस के एक्स में, और इसका फंक्शन हमें दे के रखा है साइन। दूसरा जो हमें दे के रखा है वो दे के रखा है मैं ओमेगा टी माइनस के एक्स, और इसका फंक्शन हमें दे के रखा है कॉस। अब अगर हमें फेज डिफरेंस निकालना है तो पहले तो ये साइन और कॉस अलग अलग नहीं होना चाहिए, रूल नंबर 1। रूल नंबर 2, ओमेगा का साइन सेम होना चाहिए। तो अगर मैं यहां पे चलूं तो क्या कॉस को मैं साइन में कन्वर्ट कर लूं, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि पहले वाले के लिए वैल्यू आ गई साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, दूसरे वाले के लिए वैल्यू है कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, विच कैन बी रिटन एज साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस पाई बाई 2, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है। अब दोनों के फेज मिल गए, यहां से ओमेगा टी माइनस के एक्स, यहां से ये वैल्यू, हमें फेज डिफरेंस चाहिए, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। कितना आ गया फेज डिफरेंस, पाई बाई 2 के इक्वल, और ये कौन सा ऑप्शन है, दिस इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ओपन पाइप इज एन। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ओपन पाइप एन देके रखे, ठीक है। Keeping the pipe vertical, it is submerged in water so that half of its length is dipped in water. The fundamental frequency of the air column above water is, देखिए सबसे पहले तो बात करते हैं ओपन कॉलम की। ये यहां पर आपको याद हो कुछ ऐसे नोड एंटी नोड बनाए थे, तो यहां पे हम लिखते थे L इज इक्वल टू लेमडा बाई 2, मतलब लेमडा आ जाता था किसके इक्वल, 2L के इक्वल, और फिर हम लास्ट में लिख लेते थे फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू V अपॉन लेमडा, दैट इज V बाई 2L। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या है, V बाई 2L। अब अगले केस में हमने क्या कर लिया, अगले केस में हमने यहां पर आधे तक तो पानी भर दिया। अगर मैंने आधे तक पानी भर दिया तो पहली बात तो ये क्या हो गया, इसकी लेंथ L बाई 2। दूसरी बात, ये कैसा पाइप बन गया, क्लोज्ड। तो अब मुझे ये शेप दिखेगा, मतलब ये किसके इक्वल हो जाएगा, लेमडा बाई 4 के। तो L बाई 2 शुड बी इक्वल टू लेमडा बाई 4, मतलब लेमडा कितना आ जाएगा यहां पर 2L के इक्वल, और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इस केस में भी कितनी आएगी, V बाई लेमडा, मतलब V बाई 2L के इक्वल। याद है ना, V इज इक्वल टू न्यू लेमडा। तो अगर मुझे लेमडा मिल गया, न्यू चाहिए, तो मैं क्या लिख सकता हूं, न्यू इज इक्वल टू V अपॉन लेमडा। तो बस वही फॉर्मूला यूज कर रहा हूं मैं, न्यू इज इक्वल टू V अपॉन लेमडा। तो क्या दोनों केसेस में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इक्वल है, दोनों में V अपॉन 2L के इक्वल है, बिल्कुल सही बात है। अब देखो, पहले केस में हमें देके रखी है वैल्यू कितनी n, तो दूसरे केस में भी वैल्यू कितनी आ रही है, वही सेम आ रही है, मतलब n हो जाएगी। नेक्स्ट, क्वेश्चन 36, द मैग्नेटिक फील्ड इन अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक wave is given by B equal to 100 mu t sin 2 into 10 power 15 per second t minus x by c। मतलब हमें B की इक्वेशन दी है और इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब वैद्युत क्षेत्र के लिए समीकरण पूछा है। ठीक है, देख लेते हैं जल्दी जल्दी क्या क्या हमें पता होना चाहिए। तो पहला रिलेशन तो हमें ये पता होना चाहिए कि ई नॉट अपॉन बी नॉट ये किसके इक्वल है, सी के। तो यहां से ई नॉट आ जाएगा अपने पास बी नॉट इंटू सी। अब अगर हम नोटिस करें तो ई नॉट की वैल्यू, मतलब ये जो वैल्यू है ये माइक्रो न्यूटन पर कूलम में दी है, तो हमें यूनिट माइक्रो में ही रखनी है। तो चलो बी नॉट की वैल्यू उठाते हैं। बी नॉट यहां से मिल जाएगा ये 100 माइक्रो, और सी स्पीड ऑफ लाइट है, मतलब 3 इंटू 10 पावर 8 है। तो इसको सॉल्व करने पर मेरे पास आ गया 3 इंटू 10 पावर 10 और यूनिट आ गई माइक्रो में। अब इलेक्ट्रिक फील्ड है
तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर कूलम। एक चीज क्लियर, ई नॉट आ गया, ठीक है। अब दूसरी चीज क्या पता होनी चाहिए हमें? हमें दूसरी चीज इसमें यह पता होना चाहिए कि जब हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं और डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है तो ये किस तरह से रिलेटेड होते हैं। तो देखिए, यहां से ये समझने वाली बात है कि जो बी है वो जा रहा है जे कैप में, मतलब बी कौन से डायरेक्शन में है? जे कैप। और अगर वेव की बात करी जाए, ये तरंग जो है वो कौन से डायरेक्शन में जा रही है? तो यहां पे देखिए -x/c है, मतलब कि वेव जो जा रही है, तरंग जो जा रही है वो जा रही है +x डायरेक्शन, यानी किसमें? आई कैप में। तो अब डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं? तो डायरेक्शन के लिए हम लिखते हैं E क्रॉस B। इनफैक्ट एक पॉइंटिंग वेक्टर होता है 1/μ0 E क्रॉस B, वो डायरेक्शन होता है, पर ठीक है, अभी E वेक्टर का डायरेक्शन इंटू B वेक्टर का डायरेक्शन शुड बी इक्वल टू वेव का डायरेक्शन। E का डायरेक्शन हमें चाहिए, E कैप लिख दे रहा हूं इसको मैं, क्योंकि केवल डायरेक्शन चाहिए। B का डायरेक्शन हमें J कैप दिया है और रिजल्ट आ गया अपने पास I कैप। तो अब जब क्रॉस प्रोडक्ट है तो यहां पर एक तो ये क्लियर हो गया कि अगर K आएगा तभी K क्रॉस J क्या मिल सकता है? हमें I मिल सकता है। पर K कैसा, प्लस की माइनस? तो याद करिए जल्दी से, ये I J K, हम लोग कौन से डायरेक्शन में जा रहे हैं? क्लॉकवाइज, है ना? तो प्लस का साइन, और एंटी क्लॉकवाइज तो माइनस। अब देखो K क्रॉस J मतलब ये आया अपन एंटी क्लॉकवाइज, तो यहां पे साइन क्या आ जाएगा? माइनस। तो E का जो डायरेक्शन मिला वो क्या मिल गया हमें? -k कैप। दो चीजें क्लियर हो गई, बाकी कुछ बदलना है नहीं। तो अपनी फाइनल इक्वेशन क्या आ जाएगी? फाइनल इक्वेशन आ जाएगी E इज इक्वल टू, सबसे पहले E नॉट जो आपको मिल गया 3 × 10⁻10 माइक्रो n/c। इसके बाद साइन में इक्वेशन है तो वो साइन ही रहेगा, और फेस फ्रीक्वेंसी इन सब में कोई चेंज आएगा नहीं, तो अपने पास ये क्या है? 2 × 10⁻15 पर सेकेंड t-x/c। ये एज इट इज रहा। जे कैप की जगह अपने पास आ जाएगा -k कैप। तो ये इक्वेशन अपनी कहां पर रिफ्लेक्ट हो रही है? 3 × 10⁻10, 3 दो इक्वेशन है जो एक से ही चल रही है, पर -k हमें मिल रहा है ऑप्शन नंबर बी में, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये दो तीन चीजें हम इसमें सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट, along the direction of current carrying wire the value of magnetic field is, धारा प्रवाहित चालक तार के अनुदिश चुंबकीय प्रेरण या चुंबकीय क्षेत्र का क्या मान होता है? देखिए बहुत सिंपल सी बात है, ये मान लीजिए कोई चालक तार है, इसमें धारा बह रही है I, और हम इसी के सामने जा रहे हैं, और हमने कोई एक पॉइंट ले लिया, मान लीजिए यहां पर P। तो अब हमें क्या पता है कि जो B होता है वो sin⁻1 + sin⁻2 इसके प्रोपोर्शनल होता है, राइट? याद करिए वो एक ऐसे बनते थे अपने पास वायर, यहां से हम डिस्टेंस लेते थे, दोनों तरफ के एंगल लेते थे 1θ2। तो जब ये पॉइंट P अलोंग द वायर हो गया तो θ1 और θ2 की पॉसिबल वैल्यूज क्या मिलेगी, है ना? अलोंग द वायर है तो θ1 और θ2 या तो ये 0 हो सकते हैं या 180 हो सकते हैं, या एक 0 हो जाए एक 180 हो जाए। तो जो B की वैल्यू है वो क्या है? B की वैल्यू प्रोपोर्शनल आ जाएगी sin 0 + sin 180 या sin 0 जो भी हो जाए दूसरी। तो sin 0 की भी वैल्यू 0, sin 180 की भी वैल्यू 0, ऐड करने पे क्या आ जाएगा? 0। तो B की जो वैल्यू आएगी फाइनल, ये आपके मिलेगी 0, 0। और वैसे भी एक डायरेक्ट फॉर्मूला है ये तो, कि अगर हम किसी कंडक्टर के अलोंग जाते हैं तो उस कंडक्टर के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी 0 ही मिलती है। क्लियर? नेक्स्ट, the ratio of magnetic fields due to a smaller bar magnet in the end on position to broad side on position। ठीक है, दो पोजीशन दी है, एक हमें दे दी है एंड ऑन पोजीशन,
शॉर्ट में हम बोल सकते हैं एक्सियल पोजीशन, और दूसरी हमें दे दी है ब्रॉड साइड ऑन, जिसे हम बोल सकते हैं इक्वेटोरियल। इन दोनों के लिए बी का रेशियो पूछा है, जहां पे हमें गिवन क्या है, एक छोटा मैग्नेट गिवन है, यानी मैग्नेटिक डाइपोल गिवन है, राइट। तो देखो बी क्या आएगा, बी एक्सियल आ जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई 2m अपॉन आर क्यूब, और बी इक्वेटोरियल आ जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई एम अपॉन आर क्यूब। दोनों का रेशियो ले लेते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कैंसिल, एम कैंसिल, आर क्यूब कैंसिल, क्या बन गया, बी एक्सियल अपॉन बी इक्वेटोरियल इज 2। तो हमसे काय का अनुपात पूछा है, हमसे काय का रेशियो पूछा है, अक्षीय और निरक्षीय, मतलब अक्षीय अपॉन निरक्षीय पूछा है, तो करेक्ट ऑप्शन शुड बी ऑप्शन डी। नेक्स्ट, a coil of n turns and area A is rotated at the rate of n rotations per second in a magnetic field of intensity B. The magnitude of maximum magnetic flux will be, देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स को रोटेशन से तो कोई मतलब है नहीं, मैग्नेटिक फ्लक्स सीधा सीधा क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स हम लोग लिखते हैं B डॉट ए, है ना, फॉर वन टर्न। अब यहां पर कॉइल में कितने एन टर्न दे के रखे हैं, तो अगर एन टर्न दे के रखे हैं तो जो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स है वो कितना हो जाएगा, एन बी ए, as simple as that. So the correct option should be option number A, NaB. Next, the binding energy per nucleon for a radioactive element in comparison to that for a stable element is, देखिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, या जिसे कहते हैं बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन, ये जिस पदार्थ की ज्यादा होगी, जिस मटेरियल की ज्यादा होगी, वो कैसा होगा, वो स्थायी होगा, राइट। अगर याद करिए तो आपको कुछ एक ऐसा कर्व भी मिलता था जिसमें हम बोलते थे कि यहां पर जो मैक्सिमम, इसमें अगर आप याद करिए तो इसमें आपको कुछ एक ऐसा कर्व भी मिलता था जिसमें हम मैक्सिमम किसके लिए बोलते थे, आयरन के लिए, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो जो स्थायी तत्व हैं, जो आपके स्टेबल एलिमेंट है, उनके लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कैसी होती है, ज्यादा होती है, और रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो अनस्टेबल है उसके लिए कम मिलेगी। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, रेडियोधर्मी तत्व, मतलब रेडियो एक्टिव एलिमेंट की जो है वो स्टेबल के कंपैरिजन में कैसी है, तो भाई रेडियो एक्टिव के लिए क्या हो जाएगी, कम, स्टेबल के लिए कैसी हो जाएगी, ज्यादा। तो इसका आंसर क्या हो गया, कम, लेस। नेक्स्ट, कैलकुलेट द मास डिफेक्ट फॉर हीलियम 4 न्यूक्लियस। ओके, मास डिफेक्ट, मास डिफेक्ट का फॉर्मूला नंबर ऑफ प्रोटॉन इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस, यही करना है। तो अभी देखिए हीलियम की बात करिए, हीलियम होता है 2He4, तो इसमें प्रोटॉन हो गए आपके 2 और न्यूट्रॉन हो जाएंगे 4 - 2, मतलब ये भी कितने हो गए हैं, 2, तो दोनों के नंबर 2 हो गए। चलिए लिखते हैं, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इज 2, मास ऑफ प्रोटॉन इज 1.007276। अच्छा, न्यूट्रॉन भी अपने पास 2 हैं, और यहां पर न्यूट्रॉन के साथ हमें किसका मास लेना है, मास ऑफ न्यूट्रॉन लेना है। तो मास ऑफ न्यूट्रॉन इज 1.008665 माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस, किसकी बात कर रहे हैं, हीलियम की, सो दिस विल बी 4.001508। चलिए इसको सॉल्व कर लें जल्दी से।
ये आ गया आपके पास प्रोटॉन। न्यूट्रॉन के लिए बात करें, और हीलियम के लिए बात कर लें, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। क्वेश्चन बहुत ही एक सिंपल कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, लेकिन थोड़ा कैलकुलेशन इंटेंसिव है। चलिए इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो मेरे पास डेसिमल के बाद दोनों में 6 डिजिट्स हैं, तो मैं इनको ऐड कर लेता हूं। 2 + 0 2, 5 + 3 8, 5 + another 3 another 8, 4 + 7 11, 1 + 1 2 and 1 carry 3, ये हो गया 0 और 4। और सब्ट्रैक्ट क्या करेंगे इसमें से, 4.001508 यहां कैरी कर लिया 0, 10 - 4 6, 11 - 8 3, ये आ गया आपके पास 7, ये आ गया आपके पास 8 - 5 3, 1 1 0 एंड 3 एंड 0 एंड 0। अब जो पॉसिबल आंसर्स हैं उनमें आप देखेंगे कि डेसिमल के बाद हमें 4 या 5 डिजिट ही मिल रहे हैं, राइट। तो सबसे पहले तो हम ये देख लें 0.0303, पहले तो ये कॉम्बिनेशन कहां मिल रहा है। सो 0.0303 ये कॉम्बिनेशन अपने पास यहां तो नहीं है, यहां पर भी नहीं है, मतलब एक तो ये है और एक ये है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें 8 4 है, इसमें 7 4 है। तो ये जरा देख लेते हैं, 7 मतलब अपने पास 7 तक तो हो गया, इस नंबर को राउंड ऑफ कर दिया तो आगे क्या मिल जाएगा हमें, क्योंकि ये नंबर 5 से बड़ा है तो राउंड ऑफ करने पर हमें मिल जाएगा यहां पर 4। तो द करेक्ट ऑप्शन शुड बी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, एंगल बिटवीन P + Q एंड P - Q विल बी। देखिए दो वेक्टर गिवन है, दो सदिश गिवन है, P + Q और P - Q, उनके बीच का कोण चाहिए। तो जरा इस पे ध्यान दीजिए, अगर मैं यहां बात कर लूं पैरेललोग्राम लॉ की, समांतर चतुर्भुज नियम की, है ना, तो यहां पे क्या मिल जाएगा मुझे, मान लीजिए ये वेक्टर P, ये हो गया आपका वेक्टर Q। तो इसके लिए ये वाला जो डायगोनल होता था, ये रिजल्टेंट, ये क्या बताता था, P वेक्टर प्लस Q वेक्टर, ठीक है ना। तो P + Q तो चलो यहां से मिल गया, P - Q क्या इसमें होता है कहीं पर, सोचिए। देखिए एक बहुत सिंपल सी चीज है, इस बात को देखना। मान लो मैं इन दोनों को यहां पर ऐसे ज्वाइन कर दूं, ठीक है, इसको मैं बोल दूं कुछ भी, मान लीजिए मैंने इसको बोल दिया AB। तो अगर मैं ट्राइंगल लॉ लगाऊं तो क्या मैं लिख सकता हूं, Q वेक्टर प्लस AB वेक्टर इज इक्वल टू P वेक्टर। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए P - Q, इसको इधर ले जाइए, तो AB वेक्टर किसके इक्वल आ जाएगा, P वेक्टर माइनस Q वेक्टर के। तो जो P - Q है ना, ये कुछ और नहीं है, ये इसी का जो दूसरा डायगोनल है, जो A से B की तरफ आपके पास जा रहा है, ये आपका बता रहा है क्या, A - B वेक्टर। अब इन दोनों के बीच का एंगल चाहिए, दोनों के बीच का एंगल मतलब दोनों के बीच की टेल का एंगल, ये थीटा हो गया। अब समझो, अगर मैं Q और P को ऐसे ओवरलैप कराता जाऊं तो ये थीटा क्या होगा, देखो P और Q ऐसे ओवरलैप कर जाए, एक दूसरे के ऊपर आ गए, तो यहां पर दोनों डायगोनल भी क्या होंगे, एक दूसरे के साथ जो भी ऐसे एंगल पर है ये ऐसे मिल जाएंगे, यानी कि एंगल मिनिमम कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। और अगर P और Q अपोजिट डायरेक्शन में चले जाएं तो एक का रिजल्टेंट ये है, दूसरे का रिजल्टेंट P - Q है, तो जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी, 180 डिग्री। यानी कि इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा कि आपकी जो वैल्यू है वो किस किस के बीच में होना चाहिए, 0 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में। दोनों की दोनों वैल्यू ये भी हो सकती है और 0 और 180 के बीच में उसका आंसर होगा। तो जो थीटा है वो कोई एक फिक्स वैल्यू नहीं है, वेरिएबल चेंजिंग वैल्यू है। नेक्स्ट, according to Joule's law of heating, heat produced H is equal to I square RT, where I is current, R resistance, T time. The error in measurement of IR and TR 3, 4 and 6%. Then error in measurement of H is, देखिए ऊष्मा की बात करिए और ऊष्मा में एरर पूछिए, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, एरर इन H is equal to 2 times error in I plus error in R plus error in T।
लिखने के आपके तरीके अलग अलग हो सकते हैं, डेल्टा एच अपॉन एच भी चलाते हैं ना, डी एच अपॉन एच भी चलाते हैं, सो ऑल दैट इज सेकेंडरी। पर अल्टीमेटली यही रूल बनता है कि जब भी नंबर ऐसे मल्टीप्लिकेशन वगैरह में है, जो भी पावर है वो आगे कर दीजिए और सारी क्वांटिटीज के एरर को ऐड कर लीजिए। अब देखो आई में कितना एरर दिया है, आई में दिया है 3%, तो ये हो गया 2 इंटू 3। आर में दे दिया 4% और टी में दे दिया 6%। कितना हो गया ये 6 प्लस 4 प्लस 6, मतलब जो टोटल एरर है दैट इज 16% इन द मेजरमेंट ऑफ एच। तो एच के मेजरमेंट में आ गई है 16% एरर, प्लस माइनस 16, दैट इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट, a car moving on a horizontal road may be thrown out of the road in taking a turn। देखिए कार ऐसे है, रोड पर मूव कर रही है, पर रोड कैसी है, रोड स्ट्रेट नहीं है, रोड कैसी है, टर्न कर रही है, इज टेकिंग अ टर्न वाली बात है। अब देखो अगर इसको टर्न लेना है तो मतलब एक थोड़ी सी सर्कुलर पाथ पे मूव करेगी। जब सर्कुलर पाथ पे मूव करेगी तो इसको क्या रिक्वायर्ड होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्र बल। ध्यान रखिए कभी भी अगर वृत्तीय गति है तो उसके लिए अभिकेंद्रीय बल का होना जरूरी है। अगर अभिकेंद्रीय बल नहीं होगा तो कभी भी एक सर्कुलर मोशन, एक वृत्तीय गति नहीं हो सकती। तो अब चलिए देख लेते हैं ऑप्शन, है ना। पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, बाय द ग्रेविटेशनल फोर्सेस, का तो कोई लेना देना है नहीं। दूसरा कह रहा है लैक ऑफ सफिशिएंट सेंट्रीपिटल फोर्स, बिल्कुल सही बात है। अभी हम यही बात कर रहे थे कि अगर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होगा तो क्या करेगा, बाहर की तरफ चली जाएगी कार। रोलिंग फ्रिक्शन फोर्स, देखो रोलिंग फ्रिक्शन मतलब आगे पीछे की तरफ, अगर ये साइड वाला फ्रिक्शन दे देता तो हम इसे कंसीडर करते, पर रोलिंग फ्रिक्शन है वो केवल आगे पीछे के डायरेक्शन में, मतलब कार पे ऐसे लगेगा। तो इसका अपने सेंट्रीपिटल फोर्स से तो कोई लेना देना है नहीं, उस डायरेक्शन में तो ये है ही नहीं, तो ये भी कंसीडर नहीं होगा। और ड्यू टू द रिएक्शन ऑफ द ग्राउंड ये भी कंसीडर नहीं होगा। तो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, the moment of inertia of a meter scale of mass 0.6 kilogram about an axis perpendicular to the scale and located at 20 centimeter position of the scale is, okay, देखिए एक स्केल है, इसका जो मास है वो हमें दे दिया है 0.6 किलोग्राम, ये स्केल का मास दे दिया। अब हमसे कह रहे हैं कि यहां पर एक एक्सिस है, यहां पे इसकी रीडिंग है 0, इसकी रीडिंग है 20, तो इस एक्सिस से, लेट्स कॉल दिस एक्सिस पी, इस एक्सिस से मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता दो। अब हम क्या करें इसके लिए, इसके लिए हमने एक एक्सिस ड्रॉ करा जो कि सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा हो और गिवन एक्सिस के पैरेलल हो, लेट्स कॉल दिस सीएम, और इनके बीच में लगा लेते हैं हम क्या, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अच्छा मीटर स्केल है तो ये 0 है, ये 100, ये टोटल कितना हो जाएगा 50, गिवन एक्सिस है 20 पर, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया 50 माइनस 20 मतलब 30 सेंटीमीटर, राइट। चलिए कैलकुलेशन करते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट P is moment of inertia about center of mass plus total mass into distance square। अब ICM रॉड है, रॉड के लिए जो द्रव्यमान केंद्र से अक्ष जाती थी, है ना, जो सेंटर ऑफ मास से आपकी एक्सिस जाती थी, उसके लिए फॉर्मूला होता है ml स्क्वायर बाई 12। टोटल मास पता है हमें, दोनों के बीच की डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर। अब क्योंकि हमें आंसर चाहिए मीटर में, तो इसके लिए मैंने क्या कर लिया, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। सो मास है 0.6, टोटल लेंथ है 1 अपॉन 12 प्लस इधर से मास आ गया 0.6, ये हो गया 3/10, स्क्वायर करा तो 9/100। यहां से ये डेसिमल गायब, लेट्स टेक 0, 20। क्या आएगा सॉल्व करने पर, यहां पर मेरे पास आ गया है 1/20 प्लस 5.4 अपॉन 100। एलसीएम ये बना 5
ये बना 5.4, सो 10.4 अपॉन 100, या इसी को मैं लिख सकता हूं 0.104 यूनिट क्या बनेगी, किलोग्राम मीटर स्क्वायर। सो 0.104 किलोग्राम मीटर स्क्वायर में ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ओके, सो दीज आर ऑल द क्वेश्चंस व्हिच वी हैड इन दिस सेक्शन। अच्छा सेक्शन था, मतलब एक सिंपल एक स्कोरिंग सेक्शन था। तो ऐसे ही क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करते रहिए, और जहां पर भी आपको लगे कि आपकी प्रिपरेशन को एक और बूस्ट की जरूरत है, तो आप उसको पूरा बूस्ट दीजिए, पूरे कंसंट्रेशन से काम करिए, एंड कीप इन माइंड नीट इज द फाइनल टारगेट। हैव अ गुड डे, थैंक यू।